आई एम हैविंग अ हॉरेबल बैक एक। पता है, मतलब मैं वीडियो शूट करने बैठ ही रही थी बिल्कुल, एंड आई स्नीज्ड और एकदम से जो झटका लगा, मसल स्प्रेन हुआ एंड एकदम अकड़ गई मेरी बैक। एंड उसके बाद हमने डॉक्टर को कंसल्ट किया। तो मैं ये सब चीज़ें सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि कुछ चीज़ें हम जो इग्नोर करते हैं लाइफ में, वो आप लोग मत करना। एक तो व्हेनेवर यू आर काफिंग एंड स्नीजिंग, तो कभी भी आगे की साइड नहीं झुकना, हमेशा अपना पोस्चर मेंटेन करना, क्योंकि आगे झुकने से हम ज़्यादा स्ट्रेन डालते हैं अपने बैक की किसी मसल पे, आई एम नॉट श्योर किस पे। एंड दूसरी चीज़, अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, जैसे करंटली मैं जहाँ कुकिंग करती हूँ वो स्लैब की हाइट बहुत ही कम है, इनफैक्ट मेरे थाई लेवल तक की है, तो इसके लिए बहुत झुकना पड़ता है। दैट इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी फॉर योर बैक, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना। इवन वेट्स आप कितने उठा सकते हो, कितना झुक सकते हो, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना। तो इस ज्ञान के साथ अब हम बढ़ते हैं वीडियो में, जो है टैक्स डिडक्शन के बारे में। आप सब लोग चाहते थे मैं इनकम टैक्स कैसे भरते हैं, उसके साथ साथ टैक्स डिडक्शन दोनों के बारे में वीडियो बनाऊं, लेकिन इस पे थोड़े से ज़्यादा वोट्स आए, तो मैंने सोचा इस संडे ये वाला वीडियो बनाते हैं, और अगले संडे मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि कैसे आप अपना इनकम टैक्स फाइल कर सकते हो। मेक श्योर टू चेक दैट। अब इस टैक्स रिडक्शन में ना मैंने 80C पूरा का पूरा सेक्शन हटा दिया है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनको हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग उस पर भी ओपिनियन चाहते हैं कि हम किस तरह की इन्वेस्टमेंट करें नहीं करें, तो वो हम आराम से अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे एक अलग वीडियो के साथ। कुछ मेजर डिडक्शंस मैंने इस वीडियो में डिस्कस की है, जिनमें से कुछ के बारे में काफ़ी लोगों को आइडिया भी नहीं होता, तो आप ध्यान से सुनना। और मैंने डिडक्शंस के साथ साथ कौन से सेक्शन में वो डिडक्शंस होती है वो भी मेंशन की है। इनफैक्ट आई विल राइट डाउन सेक्शन हेयर और हेयर समवेयर, ताकि आप लोग नोट कर सको, और जब आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भर रहे हो तो आपको ढूंढने में आसानी होगी कहाँ पे क्या डिडक्शन मिल सकती है। तो इसके साथ साथ शुरू करते हैं विद द फर्स्ट डिडक्शन, जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो पहले जैसे कि मेडिकल क्लेम्स अलग होते थे, ट्रांसपोर्ट क्लेम अलग होते थे, आप उनको कंबाइन करके एक स्टैंडर्ड डिडक्शन बना दिया है। टोटल अमाउंट ऑफ 50,000 आप इसके अंडर क्लेम कर सकते हो डायरेक्टली, एंड चाहे आपने बीच में जॉब स्विच की हो, कुछ भी हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। दिस कम्स अंडर सेक्शन 16A। तो इस सेक्शन के अंडर आप अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन तो डेफिनेटली क्लेम कर लेना, इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट बारी आती है एक ऐसे एक्सपेंस की जो एक मेजर चंक होता है अगर आप रेंट पे रह रहे हो। जी हाँ, हाउस रेंट की। तो हाउस रेंट के लिए सेक्शन 1013A के अंडर होता है एग्जेम्पशन, अगर आपकी एम्प्लॉयर आपको सैलरी के साथ एक HRA कॉम्पोनेंट दे रहा है। मतलब आप अपनी सैलरी स्लिप में चेक करो क्या HRA अलग से मेंशन्ड है या नहीं है। तो अगर HRA अलग से मेंशन्ड है तो सबसे पहले तो वो HRA कॉम्पोनेंट लो। दूसरे नंबर पे आप अपनी ओवरऑल सैलरी का 40% लोगे अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हो, 50% लोगे अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हो। मेट्रो सिटीज़ में सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ये 4 सिटीज़ ही काउंट होती है एज ऑफ नाउ। और उसके साथ एक थर्ड कंपोनेंट और चेक करोगे, जो भी आप रेंट पे कर रहे हो, जैसे कि मान लो आप 25,000 का रेंट पे कर रहे हो या 20,000 का रेंट पे कर रहे हो, उसमें से अपनी सैलरी का 10% माइनस करके, ये आपका तीसरा कंपोनेंट हो जाएगा। जैसे अगर 20,000 का रेंट पे कर रहे हो और आपकी सैलरी है मान लो 40,000 रुपये, तो सैलरी का 10% हो गया 4,000 रुपये, तो उस 20,000 में से वो 4,000 माइनस कर दो, तो आपका नेट अमाउंट बन गया 16,000 रुपये। तो ये आपका तीसरा कॉलम हो गया। वैसे ही पहला कॉलम जो भी कंपनी ने HRA स्पेसिफाई किया वो सैलरी स्लिप में से एज इट इज़ है, और दूसरे वाला अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रह रहे हो और 40,000 कमा रहे हो तो उसका 40% दैट विल बी अगेन 16,000। तो इन तीनों कॉलम्स को चेक करोगे और जो सबसे कम अमाउंट होगा वही अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो अंडर HRA सेक्शन 1013A में। याद रखना, HRA क्लेम करते टाइम आपका जो भी लैंडलॉर्ड है आपको उसका पैन डिटेल्स देनी है। अब अगर घर आपके खुद के नाम पे है जिसमें आप रह रहे हो तो आप बिल्कुल भी HRA क्लेम नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स के घर पे रह रहे हो ना तो भी आप HRA क्लेम कर सकते हो, विच इज़ अ गुड आइडिया। लेकिन जैसा मैंने मेंशन किया, आपको अपने लैंडलॉर्ड की पैन डिटेल्स देनी होती है, यानी आपका लैंडलॉर्ड उस अमाउंट पे टैक्स भरेगा। इस केस में अगर आपके पेरेंट्स ऑलरेडी इतना अर्न कर रहे हैं कि वो टैक्सेबल स्लैब में है, तो आपको इस अरेंजमेंट से कोई फ़ायदा नहीं होगा एज अ फैमिली। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स की फिलहाल कोई इनकम नहीं है, रिटायर्ड है, तो इन दैट केस आप काफ़ी टैक्स बचा सकते हो उनको रेंट पे करके। देखो, ज़्यादातर कंपनीज HRA कॉम्पोनेंट रखती ही हैं सैलरीज में, बट अगर आप किसी छोटे से फर्म में काम कर रहे हो जहाँ आपके पास HRA कॉम्पोनेंट नहीं है सैलरी में,
तो इन दैट केस आप सेक्शन 80 GG के अंडर भी अपना हाउस रेंट क्लेम कर सकते हो। ऑल्दो 80 GG में उतना क्लेम नहीं कर पाओगे जितना सेक्शन 10A में कर पाते हो, 1013A में, लेकिन फिर भी कुछ क्लेम कर पाओगे। एंड ये इसके लिमिट्स ना बहुत टाइम से रिवाइज नहीं हुई है, सो लेट्स होप बहुत जल्दी रिवाइज भी हो जाए। अब अगर आप अपना खुद का घर ले रहे हो तो होम लोन के ऊपर भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। होम लोन के लिए सेक्शन 24 के अंडर आप अप टू 2 लाख का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो ऑन इंटरेस्ट अमाउंट ओनली। मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा उस पे नहीं, जितना भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो बैंक को उस पे अप टू 2 लाख। तो अगर आप इंटरेस्ट पे कर लो मान लो 1.5 लाख का उस साल में, तो आप 1.5 लाख ही क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आप 4 लाख का इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो भी आप 2 लाख तक ही क्लेम कर सकते हो। उसके साथ साथ कई बार क्या होता है ना कि आपने प्रॉपर्टी ले ली और साथ साथ में उसको रेंट पे भी डाल दिया, तो उस केस में क्या कर सकते हो। तो जो आप बैंक को मान लो इंटरेस्ट दे रहे हो वो है 3 लाख रुपए, आपके पास जो नेट रेंट आ रहा है, नेट रेंट में क्या काउंट करेंगे, जितने भी आप अगर म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहे हो, आपकी जो उस पर डिडक्शंस है वो सब हटाने के बाद जो आपके पास रेंट का अमाउंट आ रहा है, मान लो वो है 50,000 रुपये, तो भी आपका जो ओवरऑल आउटफ्लो है वो 2.5 लाख हो रहा है। तो इस केस में भी आप पूरा 2 लाख क्लेम कर सकते हो। उसके साथ साथ सेक्शन 80E के अंडर आप एडिशनल 50,000 और इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो। लेकिन इसमें कंडीशंस है, इसमें कंडीशंस ये है सिर्फ 80E के लिए, 24 के लिए नहीं। ये वाली कंडीशंस, आपका जो घर है उसकी वैल्यू 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, लोन की वैल्यू 35 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपके नाम पे ना कोई और हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, मतलब आपका पहला घर होना चाहिए, और ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी जानने वाले से लोन ले लिया। तो इस केस में आप एडिशनल 50,000 का रिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो ये जो सेक्शन 80E है ये एक स्पेशल स्कीम है जो गवर्नमेंट ने निकाली है और मार्च 2022 तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो तब तक अगर आप ऐसा घर बनाना चाहते हो ज़रूर इसको अवेल करना। और इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितने भी इंस्टॉलमेंट्स पे आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन सेक्शन 24 में 5 साल के लिए ही एप्लीकेबल है। 5 ईयर्स जो भी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हो उस पर उतना अमाउंट आपका वो हो सकता है डिडक्ट फॉर टैक्स। अब घर लिया है तो गाड़ी भी लोगे, तो अगर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो उसके लिए आपने लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट पे भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अप टू 1.5 लाख। तो ये होता है अंडर सेक्शन 80EEB। ध्यान रखना सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एप्लीकेबल है एंड इसे आप पर्सनल या बिजनेस यूज किसी भी टाइप के व्हीकल के लिए अवेल कर सकते हो। तो अगर आपको पढ़ाई करनी है, हायर स्टडीज के लिए जाना है और उसके लिए लोन लेना पड़ रहा है, पढ़ाई चाहे इंडिया में हो चाहे फॉरेन में हो, ध्यान रखना जो भी आप एजुकेशन लोन ले रहे हो ना, तो उस लोन की इंटरेस्ट पेमेंट पे भी आप अंडर सेक्शन 80E क्लेम कर सकते हो, और ये 8 सालों तक आप क्लेम कर सकते हो जब भी आप पेमेंट करना शुरू कर रहे हो। मतलब मान लो आपकी पढ़ाई है 3 साल की, आपने आज लोन लिया, 3 साल के बाद 3 साल तक आपका मोरेटोरियम पीरियड होता है, उसके बाद जब आप पेमेंट शुरू करोगे तब से लेकर 8 साल तक एप्लीकेबल रहेगा ये पर्टिकुलर डिडक्शन भी। अगर आप फॉरेन में पढ़ना चाहते हो तो आप हमारा एक और चैनल है वो ज़रूर चेक कर लेना, वेयर वी डिस्कस अ लॉट अबाउट फॉरेन स्टडीज़ एंड दिस इज़ ओनली फॉर हायर स्टडी, चाहे वो वोकेशनल हो चाहे वो रेगुलर हो, खुद के लिए, चाइल्ड के लिए एंड स्पाउस के लिए, किसी के लिए भी हो, आप ये बेनिफिट अवेल कर सकते हो एजुकेशन लोन पे। अब एक स्पेसिफिकली अगर आप बच्चों की एजुकेशन की बात करो तो उस पर छोटा सा डिडक्शन और आपको मिल जाता है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस के नाम से। ये होता है सेक्शन 1014 जो होता है 100 रुपीज़ पर मंथ का। उसके साथ साथ अगर बच्चे हॉस्टल में हैं तो 300 रुपीज़ पर मंथ एडिशनल अलाउंस मिल जाता है। अब ये जो अलाउंस है ना, ये सिर्फ ट्यूशन फ़ी नहीं है, ये ट्यूशन फ़ी भी हो सकती है, उसके अलावा एडमिशन फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी, बुक्स, इन सब चीज़ों पे खर्चा भी हो सकता है। लेकिन ट्यूशन फ़ी के लिए एक अलग से हम बात करेंगे सेक्शन 80C के अंडर, क्योंकि आज मैं 80C नहीं कवर कर रही हूँ तो आज हम उसकी बात नहीं करेंगे। बट दिस इज़ अदर देन दैट आई वुड रिकमेंड कि आप किसी और फीस के लिए इस पर्टिकुलर सेक्शन को यूज़ करो। तो इसके साथ सेक्शन 10 को पूरा करने के लिए एक और रिडक्शन बच जाती है जो है लीव ट्रैवल। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, छुट्टी लेकर कहीं पे भी जा रहे हो, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ट्रैवल का जो भी खर्चा होगा उस पर भी आपको डिडक्शन मिल जाता है। आप ये 2 बार अवेल कर सकते हो इन अ ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स।
4 साल के अंदर किसी भी 2 बार जाके 2 अलग अलग सालों में, उन सालों में आप ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। उसके अलावा एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगी यहाँ पे कि जो भी आपको फूड कूपन्स मिल रहे हो ऑफिस से, कोई बुक्स, पीरियोडिकल्स, ऐसी चीज़ें ले रहे हो, ये सब चीज़ें बिल्कुल ही टैक्स फ्री होती हैं। इनफैक्ट कई बार होता है ना, हम ऑफिस ट्रैवल के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, कन्वेंस लेने पड़ते हैं, वो भी कम्प्लीटली टैक्स फ्री होती है क्योंकि ऑफिस वाले एज इट इज़ वो खर्चा रीइंबर्स कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू अनदर इम्पॉर्टेंट कैटेगरी जो है मेडिकल एक्सपेंसेस। सबसे ज़रूरी, देखो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करती हूँ आप एक हेल्थ इंश्योरेंस तो ले ही लो, तो उसके लिए भी आपको डिडक्शन अवेलेबल है। हेल्थ इंश्योरेंस कैसे चूज़ करें, इस पर मैंने ये वाला डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, मेक श्योर टू चेक दिस आउट। और इसके लिए आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80D। तो आपके खुद के लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इन सब का हेल्थ इंश्योरेंस आप इसमें कवर कर सकते हो। फॉर यू, स्पाउस एंड किड्स कंबाइंड टुगेदर इट्स अप टू 25,000 एंड पेरेंट्स के लिए एडिशनल 25,000 एंड इफ दे आर सीनियर सिटीजन्स तो इट कैन बी अप टू 50,000। मेडिकल में ना और भी कुछ सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 80DDB के अंडर अगर कोई स्पेशल डिजीज़ की ट्रीटमेंट है तो वो भी अवेल कर सकते हो आपकी किसी डिपेंडेंट की। उसके साथ साथ अगर कोई स्पेशली एबल्ड पर्सन है, उसकी रिहैबिलिटेशन के लिए होता है सेक्शन 80DD। और वैसे ही और अगर कोई स्पेशली एबल्ड पर्सन है उसके और एक्सपेंसेस के लिए सेक्शन 80U। तो ये वाले स्पेशल केसेस के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर आपको इनमें से किसी की ज़रूरत है तो आप वो भी ज़रूर चेक कर लेना। अब ध्यान रखना, जो भी आपको सेविंग्स अकाउंट से भी इंटरेस्ट मिलता है ना, वो भी टैक्सेबल होता है। मान लो आपको बैंक से इंटरेस्ट मिला 15,000 रुपये का एक साल में, तो वो 15,000 पे भी आपको टैक्स भरना होगा, लेकिन उसमें से पहले 10,000 आपके टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं अंडर सेक्शन TTA। तो ध्यान रखना, जब भी आप फिल कर रहे हो फॉर्म को, पूरा का पूरा इंटरेस्ट अर्निंग एज इट इज़ मेंशन करना, उसके बाद सेक्शन TTA में जाकर ये 10,000 अलग से क्लेम करना। देन अगर आप सीनियर सिटीजन हो या आपके कोई जानने वाले सीनियर सिटीजन है तो उनके बैंक में सेव किए हुए अमाउंट पे कम टैक्स लगता है। क्यों? क्योंकि उनके लिए 10,000 की जगह 50,000 तक जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाता है। सेक्शन TTA की जगह अब हम सेक्शन TTB का यूज़ करेंगे और 50,000 तक जो इंटरेस्ट कमाया है ना, उस पर कोई टैक्स भरने की ज़रूरत ही नहीं है। देन कैपिटल गेन्स पे भी आपको इंटरेस्ट भरना होता है, जिसमें भी कुछ अमाउंट टैक्स फ्री रहता है जो आप सेक्शन 54 के अंडर क्लेम कर सकते हो। और उसके साथ साथ अगर आप किसी NGO में या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी अमाउंट डोनेट करते हो ना, तो वो वाला जो डोनेटेड अमाउंट है वो भी टैक्स फ्री हो जाता है, अगर जिस भी NGO में आपने डोनेट किया है वो ATG सर्टिफाइड है। तो सेक्शन ATG के अंडर आप उसको भी क्लेम कर सकते हो। अब अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी मिस कर दिया हो, कोई सेक्शन अदर देन सेक्शन 80C जिसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यार बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है, मेक श्योर टू लाइक इट। एंड अगर आप कंफ्यूज हो ना कि आपको कौन से टाइप का टैक्स चूज़ करना चाहिए, मतलब कि जो न्यूअर फॉर्मेट है उसमें टैक्स भरना चाहिए या ओल्ड फॉर्मेट में, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी कंपैरिजन वीडियो बनाया हुआ है। मेक श्योर टू चेक इट आउट एंड मेक श्योर टू चेक अदर वीडियोज आउट ऑल्सो ऑन द चैनल, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।